नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं और शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं उनकी जानकारी आपको इस बुलेटिन के जरिए देंगे। देखिए, हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह जिला के दौरे पर हैं। आज वो हमीरपुर जिला के नादौन में कुछ कार्यक्रम हुए हैं, मेडिकल कॉलेज और कुछ और कार्यक्रमों में कई नई घोषणाएं उन्होंने हमीरपुर में की हैं। उनकी जानकारी आपको देंगे और उसके साथ आपको एक सबसे बड़ी अपडेट की बात करेंगे। वैसे तो आज की जो बड़ी घटना वो है ऊना जिला में पुलिस द्वारा फिरौती के मामले में दर्ज की गई सू मोटो एफआईआर, और इस एफआईआर तक ये मामला कैसे पहुंचा और हिमाचल की जेलों से जो ड्रग्स के रैकेट हैं वो किस तरह से फिरौती के रैकेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये गंभीर मामला है। और अगर हिमाचल सरकार ने अभी कड़ी कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में ये पंजाब की तरह की एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इस पूरी घटना को आज आपको बताएंगे। साथ में हायर एजुकेशन का एक ऑर्डर आपको बताएंगे जिसमें राज्य सरकार ने अपने किसी भी आदेश में पहली बार कर्मचारियों पर धर्मशाला के शीतकालीन सत्र में लाए गए विधेयक को कोट किया है। यहां ध्यान देने वाली यह बात है कि अभी विधानसभा से पारित होने के बावजूद यह अभी कानून नहीं बना है, क्योंकि अभी गवर्नर की मंजूरी होनी है। लेकिन राज्य सरकार ने इस जो बिल को रेफर किया है अपने ऑर्डर में, और ये ऑर्डर है कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को लेकर जो हायर एजुकेशन डायरेक्टर ने निकाला है। इसका इंपैक्ट क्या रहने वाला है कर्मचारियों पर और किस तरह से ये लागू होगा आगे, और बिल के एक्ट बनने से पहले ही, क्योंकि विधानसभा से पारित होती बार तो ये बिल है, लेकिन जब ये पारित हो जाएगा तो उसके बाद इसको एक्ट में बदला जाएगा, और एक्ट बनने के पहले ही इसको राज्य सरकार के किसी ऑर्डर में कोट किया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है, और इसलिए इसका विस्तार से इसकी जानकारी देना जरूरी है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा और किन कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को आने वाले दिनों में इससे राहत मिलेगी। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। इसके साथ बात करेंगे बैंक हड़ताल को लेकर। नोटिस हुआ है, अब कब ये हड़ताल है और कब इसका ध्यान देने की जरूरत है, उसको लेकर जो सभी के लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन पर चीफ मिनिस्टर को एक ज्ञापन दिया गया है और एक डिमांड की गई है सीएम से। उस डिमांड को लेकर आपसे बात करेंगे कि ये क्या डिमांड इस तरह से की गई है, और अगर इसको मान लिया जाए तो एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से बदलाव आने वाला है आने वाले समय में प्रमोशन के मामले में। इसके साथ अगली बात करें तो सेक्सटॉर्शन का एक रैकेट पकड़ा है गुजरात राजस्थान के अलवर से, और ये कांगड़ा का मामला है जो हम आपको अपने बुलेटिन में बीच में बताते रहते थे कि बहुत सारे युवा इस तरह के ठगी का शिकार हो रहे हैं और बाद में शर्मिंदगी के डर से वो बताते नहीं। कांगड़ा का जो ये केस हमारे सामने है, इसमें भी उस युवक ने 21 साल का था, उसने आत्महत्या कर ली थी, और बाद में जब उसका जो सुसाइड नोट देखा गया उस नोट में ये जिक्र था, इसीलिए पुलिस ने ये कार्रवाई की, और अब राजस्थान से इनको पकड़कर आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये पूरी कहानी भी सुनने वाली है। नड्डा से जयराम ठाकुर की मुलाकात दिल्ली में हुई है, इसका मतलब क्या है और किस तरह से ये चीजें जो अब ध्यान देने वाली है ये भी इस मुलाकात में इंपॉर्टेंट है। पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। आज जो राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो दौरों पर अब निकल गए हैं, क्योंकि न केवल मतदाता सूची बल्कि परिसीमन एक बड़ा इशू है नई पंचायतों को लेकर, क्योंकि सरकार के पास नए आवेदन भी आए हैं पंचायतों के पुनर्गठन के, तो वो चीजें भी बताना जरूरी है। अमित शाह और सुक्खू की बैठक हुई है आज, और ये मुख्यमंत्री के साथ बैठक क्यों थी, हमीरपुर से हुई, फैसला क्या हुआ वो बताएंगे। रुकी भर्तियों पर सवाल जयराम ठाकुर ने पूछे भी डिप्टी सीएम से गए हैं, ये भी आपको जानकारी देंगे, और मौसम का जो पूर्वानुमान है उसकी बात भी करेंगे। देखिए, मौसम को लेकर जो मौसम विभाग का आकलन अब है, आज प्रचंड शीतलहर पूरे प्रदेश में है। मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कत है क्योंकि धुंध भी पड़ रही है और ठंड भी ज्यादा है, टेम्परेचर डाउन ज्यादा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उससे कम है, हालांकि बर्फबारी अभी तक
जो नॉर्मल क्षेत्र है उनमें तो हुई नहीं, लेकिन ट्राइबल एरियाज में कहीं कहीं रिकॉर्ड हुई है। कल भी मौसम इसी तरह से बना रहेगा। कल कई कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी और कुछ में बारिश हो सकती है और परसों से मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। जहां तक रुकी भर्तियों की बात है तो जयराम ठाकुर ने एक प्रेस बयान जारी किया है और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से पूछा है कि सरकार के 2 साल पर बिलासपुर की रैली से जो आपने घोषणा कर दी थी कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीना पूरा हो गया, रिजल्ट कहां है, क्यों नहीं आए, तो वो भी अब बता दीजिए। क्योंकि ये सरकार के नेता या सरकार के जो मंत्री हैं, जयराम ठाकुर ने कहा कि बड़बोलेपन के शिकार हैं और इसी कारण जो भी ये बोलते हैं वो काम होते नहीं, क्योंकि आपस में तालमेल है ही नहीं। जबकि मुकेश अग्निहोत्री का जो इसमें पक्ष है वो ये है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कि उन्होंने 1 महीने की जो रिजल्ट की बात की थी वो की थी कैबिनेट सब कमेटी के जो उनके पास मैंडेट था उसके हिसाब से। उसके बाद अब आगे कैबिनेट ने डिसीजन लेना है और उनकी जो कैबिनेट सब कमेटी है वो इन रिजल्ट्स को आगे कर चुकी है। हमीरपुर में आज मुख्यमंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं, वो भी आपको बता दें। दरअसल हमीरपुर में आज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन परियोजना है नवजीवन, उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया और इस दौरान कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 470 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कैंसर संस्थान के लिए 85 करोड़ यहां खर्च करेगी सरकार, ऐसा इन्होंने कहा। और दूसरा ये भी कहा कि जो हिमाचल में एजुकेशन और हेल्थ में जो स्तर गिरा है, रैंकिंग गिरी है, वो पूर्व भाजपा सरकार के फैसलों की वजह से गिरी है। जहां तक जो बाकी चीजें हैं, बाकी चीजों को लेकर जो अनाउंसमेंट हुई है, आईजीएमसी शिमला में 27 करोड़ से पैट स्कैन और टांडा, हमीरपुर और नेरचौक में और चमियाना में 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जा रही हैं, ये बात भी इन्होंने कही है। इसके बाद बात करते हैं जो अमित शाह के साथ, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ आज मुख्यमंत्री की बैठक हुई। दरअसल ये बैठक एनडीपीएस के मामलों को लेकर थी, जो ड्रग्स का एक नेटवर्क होता है, लेकिन हिमाचल के जो फिगर है उसमें वो चौंकाने वाला है। हिमाचल में पिछले 10 साल में एनडीपीएस के केसेस में 340% की वृद्धि हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा वृद्धि भी है, क्योंकि जो ग्रेजुअल इंक्रीज जो है हर 2 साल के बाद इस तरह के मामलों में हो रही है। और 2012 में जहां 500 केसेस आए थे, 2023 में 2200 केस रजिस्टर हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात इसमें है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में 1985 की धारा 37 में संशोधन राज्य सरकार ने किया है कि जो आदतन अपराधी हैं उनकी जो जमानत मिलने में जो उनको कानूनी खामियां हैं, जो जल्दी मिल जाती है जमानत, उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक्ट में संशोधन किया है। उस पर केंद्र सरकार को गौर करना चाहिए। लेकिन एक और बात इसमें हुई है जो आपको आगे बताएंगे, फिरौतियों के मामले में, जो मुख्यमंत्री ने इसी बैठक के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री के सामने ये बात रखी है। अगली बात जो है वो पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर है। देखिए, पंचायत चुनाव की जो तैयारी है, ये राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो अब दौरे पे निकल गए हैं। अनिल कुमार खाची आज ये सिरमौर के नाहन में थे और वहां पर इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जो चुनाव आए हैं आगे 2025-26 में जो चुनाव होंगे पंचायती राज के, उसकी तैयारियों को लेकर यह प्रारंभिक बैठक है। और मत पेटियों की पेंटिंग, क्यूआर कोडिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग का काम आजकल चल रहा है, क्योंकि ये ईवीएम के जरिए नहीं होते। और जहां तक बात, उन्होंने डीसीज को ये कहा है कि पंचायतों के पुनर्गठन के उपरांत वार्डों का निर्धारण, आरक्षण का काम 30 जून तक कंप्लीट करना जरूरी है। यह कहा गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो दूसरे हो गए विधानसभा चुनाव वाले। राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने ये बात कही है। 30 जून जो है वो फाइनल डेडलाइन दी गई है वार्डों के निर्धारण और आरक्षण को लेकर। यह डेडलाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 450 से ज्यादा आवेदन नई पंचायतों के गठन को लेकर मिले हुए हैं। हालांकि यह गठन अभी होगा नहीं उस तरह से, क्योंकि जो शर्तें हैं वो कड़ी रखी गई हैं। लेकिन जितनी भी पंचायतें नई बनेंगी, मतलब पिछली बार जितनी बनी थी उतने तो नहीं बनेंगी नई, लेकिन जितने भी बनेंगी उनका जो वार्ड का परिसीमन और बाकी सारी चीजें हैं उसके लिए ये डेडलाइन एक तरह से क्रिएट की गई है, जिसका पालन सबको करना होगा। अब अगली बात है जो नड्डा से मिले हैं जयराम ठाकुर,
और नड्डा से जो ये इनकी ये मुलाकात है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में क्योंकि हिमाचल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव आ गया है। 25 जनवरी से पहले पहले नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है हिमाचल भाजपा को, और यही वजह है कि जो अभी मुलाकात है वो इंपॉर्टेंट है। और जयराम ठाकुर की इस मुलाकात में ऑफिशियल प्रेस रिलीज में तो यही आया कि हिमाचल के कई मसले जो हैं इस मीटिंग में डिस्कस किए गए, लेकिन क्योंकि संगठन चुनाव और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है तो नेचुरली ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है। और इसमें बाकी जो चीजें हैं वो जिस तरह से सामने आएंगी बाद में उनकी जानकारी आगे आपको देंगे। भाजपा के जो संगठन के जिले हैं 17 हैं, 16 में चुनाव हो गए हैं, 19 में अनाउंसमेंट होना बाकी है और उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। अगली बात है जो सेक्सटॉर्शन का एक रैकेट पकड़ा है, ये साइबर ठगी का एक अलग तरीका है। इसमें जो किसी भी व्यक्ति को इस तरह से झांसे में लिया जाता है कि दूसरी तरफ से कोई लड़की या महिला कॉल करेगी, उसके बाद उसको उकसाया जाएगा, फिर उसका एक वीडियो बनाया जाएगा, वीडियो बनाने के बाद में उसको वो वीडियो या लिंक उसका भेजा जाएगा और फिर पैसों की डिमांड की जाएगी। ये मामला कांगड़ा में हुआ था देखिए, और कांगड़ा में जो ये एग्जैक्ट जो केस है कांगड़ा का, इसमें ये लड़का युवक 21 वर्षीय मनीष राणा नाम है इसका, वीडियो कॉल इसको की गई थी उसी तरह से और उसके बाद इसका वीडियो बना लिया गया। बेइज्जती के डर से इसने खाते में उनके 11,000 रुपए डाल दिए, दोबारा पैसों की डिमांड लगा करने उसके बाद, क्योंकि ये फिर क्रम बन जाता है। जनवरी 2024 को इसने अपने चाचा को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा सुसाइड नोट बनाकर, और उसके बाद कुछ दूर ये जंगल में उसने फंदा लगा लिया। बाद में जब ये व्हाट्सएप मैसेज बाहर आया तो उसके बाद पुलिस ने एफआईआर की और 1 साल के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। और ये आरोपी कहां से पकड़े गए? पंकज कुमार पुत्र भूप सिंह, और ये गोविंदगढ़ जिला अलवर राजस्थान, दूसरा सचिन पुत्र रिखी, ये भी अलवर राजस्थान का। अब इनको आज कोर्ट में पेश किया गया है, 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। इनका रैकेट क्या है वो आज पुलिस अब पता करेगी आगे, और कितने लोगों को इन्होंने हिमाचल में और ठगा है उसके बारे में भी अब पता किया जाएगा। यही तरीका है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, हिमाचल पुलिस को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। ये जो नूरपुर पुलिस जिला है वहां के जो एसपी हैं उनका जो ये एक्शन है ये काबिले तारीफ है। अदरवाइज साइबर क्राइम की शिकायतें इतनी जल्दी निपटनी नहीं, और बाकी जगह फिर आउट ऑफ स्टेट एक्टिविटी के लिए पुलिस जो है वो कई बार संसाधनों का रोना भी रोती है, तो वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन इन्होंने पकड़ा है और इस तरह के बहुत सारे मामले, बहुत सारे लोग हिमाचल में शिकार हुए हैं, और बेइज्जती के डर से लोग बताते नहीं, कई इसमें पेंशनर भी इनके सिकंजे में आ जाते हैं और इसी का ये फायदा उठाते हैं फिर, और लगातार उनसे पैसों की उगाही होती है। लेकिन हिमाचल में एक फिरौती गैंग एक्टिव हो गई है और इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने, क्योंकि उनके जिला ऊना में ये मामले सामने आ रहे थे। वहां 2 जो ज्वेलर्स हैं उनको निशाना बनाया गया, कुछ क्रशर के जो मालिक हैं उनसे भी डिमांड की गई पैसे की, और पैसे की ये डिमांड होने के बाद आने वाले दिनों में और लोगों को शिकार ना बनाया जाए इसके लिए आवाज उठाना जरूरी था। सार्वजनिक कार्यक्रम में इसके बारे में डिप्टी सीएम ने जब बात अपनी रखी, और जब पंजाब पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने अपना रिवॉल्वर जो था वो ऊना में छिपाया हुआ था जमीन में दबाकर, जिसका अरेस्ट हुई, उसके बाद इन बातों में लगा कि सच में सच्चाई है। और आज ऊना पुलिस ने इसके मामले में एक एफआईआर दर्ज की है, सुसु मोटो एफआईआर जिसको बोलते हैं, और अब पंजाब पुलिस से जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसकी कस्टडी ली जाएगी, और उसके बाद फिर यह देखा जाएगा कि ये रैकेट हिमाचल में किस तरह काम कर रहा है। एक बात यह भी सामने आई है कि हिमाचल पुलिस की जेलों में जो लोग थे उनमें से 2 गैंगस्टर जेलों से छूटने के बाद एक्टिव हुए हैं, और इनमें एक नालागढ़ में है, एक धर्मशाला में है, और ये अपना एक नया ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। पंजाब और जो नेशनल इंटरनेशनल गैंगस्टर आजकल चल रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की मर्डर के बाद बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ी है, और उसी एक्टिविटी में ये मामले भी अब सामने आ रहे हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अमित शाह के साथ जो बैठक थी उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में फिरौती का मामला भी उठाया है एनडीपीएस के साथ,
क्योंकि ये रैकेट लगभग एक साथ काम करते हैं, कुछ एनडीपीएस में होते हैं, कुछ फिरौती में होते हैं। और लेकिन हिमाचल में इस तरह की चीजें नहीं थी। हिमाचल में इस तरह की चीजों को जिसको शुरू से अगर नहीं कुचला गया तो बाद में दिक्कत होगी, और इसीलिए सेक्रेटरी होम ने 2 रोज पहले बैठक की थी। उसके बाद डीजीपी खुद ऊना के दौरे पे गए थे। अब एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि ऊना पुलिस की कार्रवाई पर आगे नजर रहेगी कि एफआईआर दर्ज करने के बाद ऊना पुलिस इस मामले में क्या करती है या कितनी कार्रवाई कर पाती है, लेकिन नजर इस पर जरूर रहेगी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के कांगड़ा प्रवास की। देखिए, सीएम का जो कांगड़ा प्रवास है, बेसिकली पहले तो आपको बता दें कि उनका शिमला का दौरा भी 1 दिन का और डिले हो गया है, और इसकी वजह यह है कि शिमला कल के बजाय मुख्यमंत्री परसों वापस अब आ रहे हैं शिमला। उसके बाद एक बार उनका दौरा बनेगा जो मनाली का भी, क्योंकि विंटर कार्निवल है, 20 के आसपास शायद ये दौरा बन रहा है। लेकिन उससे पहले 15 जनवरी से कांगड़ा दौरे पर चीफ मिनिस्टर जा सकते हैं। ये एक संभावना अभी व्यक्त की जा रही है कि कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री जा सकते हैं, और जो टेंटेटिव शेड्यूल है कांगड़ा दौरे का वो 15 जनवरी के आसपास का बन रहा है। अभी तक का जो शेड्यूल बुक हुआ है उसके अनुसार। उसमें बाद में कोई चेंज आया तो वो बात अलग है, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है उसके अनुसार 15 जनवरी तक कांगड़ा प्रवास फाइनल हो रहा है। हालांकि इसमें कितने दिन मिल पाएंगे वो बात अलग है, क्योंकि 20 को अगर मनाली गए, उसके बाद 25 जनवरी भी बैजनाथ में है, तो जो स्पेल है वो बीच में गैप का काफी बन जाएगा। इसके बाद अगली बात करें तो वो बैंक हड़ताल के नोटिस को लेकर है, जिसकी जानकारी सबको देना इसलिए जरूरी है ताकि बैंक से संबंधित अगर आपका कोई काम है तो इससे पहले आप ये काम कर लें। दरअसल ऑल हिमाचल बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन आईबॉक, इन्होंने सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया है, और इन्होंने कहा है कि परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि कार्यकारी समिति ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का प्रस्ताव रखा है, जो 24-25 फरवरी को होगी। यह हड़ताल 5 दिवसीय कार्य सप्ताह के सभी कैडर के पर्याप्त भर्ती सहित अन्य मांगों को लेकर रहेगी, क्योंकि 25 को भी छुट्टी होती है, 26 को भी। तो ये मामला जो है आगे फरवरी, क्योंकि महाशिवरात्रि 22 से 23 है, फिर शनिवार इतवार और 26 को महाशिवरात्रि, तो ये 22 से 26 तक का गैप बन रहा है। हालांकि अभी फरवरी दूर है, लेकिन फिर भी सूचना जरूरी है। जिनको भी बैंक से रिलेटेड काम है उनको ये जो ये सूचना है वो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एजुकेशन में प्रमोशन की जो नई एक डिमांड सामने आई है, वो कैसे सारी स्थितियों को बदल सकती है। पहली बात तो ये कि जो प्रमोशन की डिमांड है वो जो ये मुख्यमंत्री हमीरपुर दौरे पर हैं, उनको प्रमोटी शिक्षक संघ के चीफ पैट्रन की ओर से दी गई है, विजय हीर की ओर से। और इन्होंने एक नई डिमांड की है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार पदोन्नति के लिए सिर्फ सीनियरिटी ही एकमात्र रास्ता नहीं होना चाहिए, मापदंड नहीं है। एनसीटी ने इसके लिए परीक्षा और दक्षता पद्धति भी अपनाई हुई है, और इसके लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मापदंड भी तय किए गए हैं। इसीलिए, क्योंकि अगर सीनियरिटी से ही प्रमोशन होगी तो बहुत सारे टीचर बिना प्रमोशन के रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि आगे मौका नहीं मिलता, और प्रतिस्पर्धा या परीक्षा का कोई स्थान इसमें है नहीं, तो वो शुरू होना चाहिए। एक बात इन्होंने और कही कि जो ये प्रमोटी शिक्षकों को अंतर वरिष्ठता का लाभ केंद्रीय नियमावली के अनुसार मिलना चाहिए, जिसका वर्णन केंद्रीय कार्मिक विभाग ने 11 नवंबर 2010 को जारी अधिसूचना में किया है। इनका मतलब यह है कि जैसे हेडमास्टर के लिए एक बार प्रमोशन भर्ती डायरेक्ट हुई, बाद में नहीं हुई, या जो नियुक्ति हुई थी सीधी भर्ती से हेडमास्टर की, तो इसी तरह से परीक्षा आधारित कोटा होना चाहिए जिसमें एग्जाम लें प्रमोशन के लिए, और जो बाकी कोटे हैं वो उससे अलग हो, उसी कोटे से अलग होके बने, और जो बाकी कोटे हैं वो अलग से होने चाहिए। तो प्रमोटी शिक्षकों के हितों की भी रक्षा प्रदेश सरकार करे। सीमित विभागीय पदोन्नति के लिए जैसे एलडीआर होता है उसी तरह से एक कोटा तय किया जाए, ताकि जो सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन हो रही हैं उनके अलावा भी एक रास्ता प्रमोशन का और खुल जाए। अगली बात जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को लेकर राहत की है, और ये वही ऑर्डर है जिसमें राज्य सरकार ने कर्मचारी विधेयक को लेकर अपना पहला आदेश जारी किया है। अब मैं आपको पहले
पहले बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स का ऑर्डर किस तरह से है, और दूसरी बात इसमें यह आएगी कि जो राज्य सरकार का विधेयक है वो उसका वर्णन इस उसमें क्यों किया गया है, ये इसमें दूसरी चीज साथ में होगी। देखिए ऑर्डर ये है कि कोर्ट में दो लोग गए थे पिटिशनर, मनोरमा देवी और प्रकाश चंद, और जजमेंट जो है ये CWP नंबर 6403 ऑफ 2024 मनोरमा देवी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ HP एंड अदर्स, ये हाई कोर्ट से आई है 9/7/2024 को। इसमें यह लिखा गया है कि petitioner submit that the petitioner have filed representation with regard to the issue raised in the petition, but the same has not been decided by the authority concerned till date। मतलब इनको कंसिडर करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करने के लिए हायर एजुकेशन को भेजा गया, उन्होंने कंसिडर नहीं किया, उसके बाद ये शिकायत के लिए आए। इन दिस पिटिशन अकॉर्डिंगली एज प्रेड फॉर द इज डिस्पोज ऑफ विद द डायरेक्शन दैट लेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर्स बी डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ द averment made therein, the judgment being relied upon by the petitioners within a period of 4 weeks। ये कहा गया था कि 4 हफ्ते में इसको डिसाइड करो। डिसाइड करने के बाद ये लिखा गया द मैटर वाज टेकन अप विद द गवर्नमेंट एंड ऑन 8/1/2025 8 जनवरी को इट हैज बीन कन्वेड टू अलाउ बेनिफिट क्वा द पटिशनर, सिर्फ पटिशनर्स को ही इस जजमेंट के अनुसार बेनिफिट देने के लिए ऑर्डर किए गए, कहा गया सरकार द्वारा, ओनली सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ लीगल रेमेडी एंड HP रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिल 2024। यह शर्त लगा दी कि इनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो दे दिया जाए, लेकिन फाइनल आउटकम जो है उससे यह प्रभावित रहेगा, और इसमें एक लीगल रेमेडी भी है, और दूसरा ये बिल जो पारित किया है वो भी है। Therefore, the fact and circumstances and going through the annexure page 2 of writ, the following petitioners only are hereby considered as regular employees of the state in pay scale of 10, 334, 842 grade pay, when they were initially appointed on contract basis with all consequential benefits subject to the final outcome of legal remedy and the bill passed by HP Assembly in 2024। ये ऑर्डर कर दिए गए, और द प्रिंसिपल ऑब्लिक डीडीओ कंसर्न आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू रिलीज द मॉनेटरी बेनिफिट, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है। सिर्फ 2 लोगों को, मनोरमा देवी और प्रकाश चंद को, जो को पिटिशनर्स थे, मतलब पहले 2 को दिया, फिर सिमिलर सिचुएटेड में और भी जा सकते हैं, उनको भी मिल जाएगा। लेकिन ये मामला ये था कि ये भर्ती का जो रिक्विजिशन प्लेस की गई 3/10/2008 को, इसका एडवर्टीजमेंट हुआ 28/8/2008 को, और एडवर्टीजमेंट निकली 7/2/2009 को, और जो प्रोविजन था कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट का लेक्चरर में वो किया गया 25/6/2009 को। तो ये केस सीनियरिटी के केस से अलग है। इन्होंने, जैसा TGT में एक केस पहले आया था, इन्होंने बेस ये लिया कि जब हमें लेक्चरर कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया, तो जब ये हमारी भर्ती की एडवर्टीजमेंट हुई उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के RNP रूल में, जो लेक्चरर के RNP रूल में कॉन्ट्रैक्ट शब्द था ही नहीं, तो ये बेस पे लिया गया, और अब इन 2 लोगों को ये लाभ मिल गया। और मिलने के बाद इसमें सरकार ने बिल को रेफर कर दिया है ऑर्डर में। हालांकि बिल अभी एक्ट बना नहीं है क्योंकि वो गवर्नर के पास है, लेकिन गवर्नर जब जो इसको अनुमति देंगे उसके बाद ये इसका एक्ट बनेगा और फिर सारी चीजें आगे होंगी। लेकिन क्योंकि इस बिल का रेफरेंस पहली बार इस ऑर्डर में आया था, तो वो मैंने आपको बता दिया। जो बाकी हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं कि जो सीनियरिटी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वाला एक मामला पहले का है, या 12 दिसंबर 2003 से जिसको सरकार इस बिल के जरिए लाना चाह रही है, उस केस और इस केस में डिफरेंस है। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का था, जो पहले 8 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल कम होती गई, और ये मामला डिफरेंट है TGT की तरह, जिनको सरकार बदलने के बाद 5 साल नियुक्तियां नहीं मिली थी, 7वें साल नियुक्ति मिली थी, फिर इनको बैक डेट से ही रेगुलर माना गया, या रेगुलर ही माना गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं था जब सबसे पहले एडवर्टीजमेंट हुई थी। तो ये सेम लेक्चरर का मामला है। हालांकि इसमें भी क्या सिमिलर सिचुएटेड तक आगे कुछ लीगल रेमेडी निकलेगी कि नहीं, उसमें जो इंपैक्ट आएगा वो हम आपको बाद में बताएंगे जब कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट सामने आएगा। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।